हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 5 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है, आप वहीं से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पॉलिटी का एक क्वेश्चन पूछा था और मेरा सवाल आपसे ये था कि हमारे संविधान में ये कौन सा अनुच्छेद है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। इसका सीधा सा मतलब है समान नागरिक संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 बताता है और ये डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी हमने कौन से देश के संविधान से लिया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में प्रावधान है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 ए का मतलब यह है कि डीपीएसपी के तहत हमारा संविधान हमें यह बोलता है कि हमारे आसपास फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर, लेक्स, इन सभी को हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और आर्टिकल 50 का मतलब यह है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। हिंदी में बोले तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग ही कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं सुना पाएगी। तो ये है इन चारों आर्टिकल का मेन मतलब। आप लोग आर्टिकल पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि पॉलिटी में ज्यादातर आपसे आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में पॉलिटी में थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको डायरेक्ट आर्टिकल से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने मैराथन भी ली हुई है यूट्यूब पे, आप वहां से भी देख सकते हो। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये दो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स कौन सी हैं जिनको अभी हाल ही में कर्नाटक में जो कांग्रेस की नई सरकार बनी है सिद्धार्थ मैया की, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के द्वारा दो नए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं लॉन्च करी गई हैं। एक का नाम है गृह लक्ष्मी और दूसरे का नाम है युवा निधि। अब सवाल ये उठता है कि गृह लक्ष्मी योजना किससे रिलेटेड है। देखिए, गृह लक्ष्मी का मतलब यह है इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक के अंदर ऐसी महिलाएं जो कि अपने पूरे घर का संचालन कर रही हैं और गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा घर जहां पर कोई भी पुरुष नहीं है जो कि घर का संचालन कर रहा हो, पर्टिकुलर एक महिला है जिसके ऊपर पूरे घर का दारोमदार है और वही कमाती है। तो ऐसी महिला को 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रति माह कर्नाटक सरकार देगी। और युवा निधि जो ये योजना है, ये एक तरीके से बेरोजगारी भत्ते के ऊपर लॉन्च करी गई है। एक तरीके से इंग्लिश में बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हिंदी में बोले तो बेरोजगारी भत्ता आप इसे बोल सकते हो। युवा निधि योजना के अंतर्गत कर्नाटक के अंदर ऐसे ग्रेजुएट जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं और अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है, उनको 3,000 रुपया मिलेगा प्रति माह। पर मंथ 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा होल्डर हैं और अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है, उनको 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे अगर वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे गृह लक्ष्मी और युवा निधि योजना का मेन मतलब क्या है। तो इसको कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ मैया और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक का एक फोक डांस कई बार आपसे पूछा जाता है, इसको बोलते हैं यक्षगान। क्या बोलते हैं? यक्षगान। तो ध्यान रखिएगा, यक्षगान फोक डांस है कर्नाटक का। अभी हाल ही में रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के कितने ये कैडेट हैं जिनको इंडियन नेवी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है पहली बार। कहने का मतलब यह है कि भारतीय नौसेना इन्हें ट्रेनिंग दे रही है, रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कैडेट्स को। तो टोटल ये 55 कैडेट हैं जिनको भारत सरकार के और सऊदी अरेबिया के एग्रीमेंट के अंतर्गत भारतीय नौसेना ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। और ये जो इनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये आईएनएस सुजाता में ट्रेनिंग हो रही है और इसके अलावा आईएनएस तीर में इनकी ट्रेनिंग हो रही है। दो आईएनएस हैं जिनमें इनकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये जो ट्रेनिंग है ये 10 दिन की ट्रेनिंग है। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी सी बेसिस पर है, मतलब कहने का कि समुद्री तौर पर पूरी ये ट्रेनिंग है, कोस्टल एरिया में ये ट्रेनिंग नहीं होगी। और इंडियन नेवी की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की टैगलाइन है शम नो वरुणा। क्या बोलते हैं इसको? शम नो वरुणा। वरुण समुद्र के देवता हैं और शम नो वरुणा का मतलब यह है
मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन फॉर्च्यूनस, मतलब कहने का ये कि समुद्र के देवता हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस टाइम पर नेवल चीफ कौन है? ये है आर हरि कुमार। अभी हाल ही में G20 की तीसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया और G20 नेशंस ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि G20 नेशन आपस में हेल्थ सेक्टर को लेकर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में G20 नेशंस जो हैं वो सब एक दूसरे से जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं या फिर आप बोल सकते हो मेडिसिनल इक्विपमेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, उनको लेकर पैक्ट साइन करेंगे। इसके अलावा आने वाले टाइम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। और क्योंकि ये तीसरी मीटिंग है तो पहली मीटिंग इसकी कहाँ आयोजित करी गई थी? पहली मीटिंग जनवरी के महीने में आयोजित करी गई थी तिरुवनंतपुरम में, केरल में। और जो दूसरी मीटिंग है इसकी, ये आयोजित करी गई थी अप्रैल के महीने में गोवा की कैपिटल पणजी में। अभी हाल ही में डेक्कन क्वीन, आपको बता दूं ये एक ट्रेन का नाम है, डेक्कन क्वीन, दक्कन की रानी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये भारत की पहली डिलक्स ट्रेन है जिसने अभी हाल ही में 1 जून को अपने 93 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ट्रेन को कौन से वर्ष में चलाया गया था? तो इस ट्रेन की शुरुआत करी गई थी 1 जून 1930 को, जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान ब्रिटेन के द्वारा भारत में ये एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। पहले ये नॉर्मल पैसेंजर बेसिस पर चला करती थी, बट ये तब भी लग्जरी हुआ करती थी और ये आज भी लग्जरी ट्रेन है। हालांकि काफी स्लो चलती है क्योंकि उस टाइम पे भाप के इंजन के आधार पर यह चलाई जाती थी और अभी इसका विद्युतीकरण कर दिया गया है। बट स्टिल ये काफी धीमी ट्रेन है, लेकिन हाँ एक तरीके से इसको धरोहर के रूप में यूज किया जा रहा है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक टाइम में केवल 32 पैसेंजर्स को ही मौका मिलता है। 32 पैसेंजर्स के लिए लग्जरी क्लास ये ट्रेन है, ये इसकी खास बात है। इस ट्रेन के अंदर डाइनिंग कार है, इसके अलावा वेल फर्निश्ड है पूरी ट्रेन, हर एक तरीके से आपको हर एक तरीके का आराम प्रोवाइड करती है। तो पर्यटन के क्षेत्र में अपने आप में ये बड़ा ओहदा रखती है डेक्कन क्वीन, जिसको बोलते हैं दक्कन की रानी। ये जो ट्रेन है ये पहली बार ब्रिटिश इंडिया में 1930 में मुंबई से लेकर पुणे तक चलाई गई थी। आज भी ये ट्रेन मुंबई से लेकर पुणे के ही बीच में चलती है। अभी हाल ही में आईएमयू, जिसको बोलते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कौन सी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है टेक्निकल कोलैबोरेशन के क्षेत्र में? तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने इंडियन नेवी के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है। भारतीय नौसेना इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की मदद करेंगे। आईएमयू ग्रेटर नोएडा में है और बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ से जो मर्चेंट नेवी के कोर्स किए जाते हैं, ये इसकी खास बात है। तो मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में जाने वाले जो कैडेट्स हैं, उनको इंडियन नेवी की मदद मिलेगी। तकनीकी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी जैसे कि नेविगेशन हो गया। इसके अलावा बोर्डिंग बेसिस पर अगर बात करी जाए तो वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए इंडियन नेवी आईएनएस शिवाजी पर ट्रेनिंग देगी। किस पर? आईएनएस शिवाजी। इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में करी गई थी। क्या आप बता सकते हो भारतीय वायुसेना की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? चलिए मैं बता देता हूँ, 1932 में करी गई थी भारतीय वायुसेना की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली महिला एनसीसी कैडेट ये कौन बन गई हैं जिन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा कर लिया है? मतलब आज तक कोई भी ऐसी एनसीसी महिला कैडेट नहीं है जिन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा किया हो। तो अभी हाल ही में एक बैच लॉन्च किया गया था और इस बैच में 45 विमेन एनसीसी कैडेट थे, जिसमें से इकलौती ऐसी है शालिनी सिंह जिन्होंने इस कोर्स को पूरा किया है। और इन्होंने कहाँ की चढ़ाई करी है? तो इन्होंने 15,400 फीट ऊंची ड्रिंग वैली की चढ़ाई करी है। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिंग वैली। ये कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड में। तो ये बन गई है शालिनी सिंह एनसीसी की पहली महिला कैडेट जिन्होंने इस कोर्स को पूरा किया है। एनसीसी की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है गुरबीर पाल सिंह। क्या नाम है? गुरबीर पाल सिंह। क्या आप बता सकते हो एनसीसी की टैगलाइन क्या है? एनसीसी की टैगलाइन है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी की वो वैल्यू है या वो इंपॉर्टेंस है कि अगर आप एनसीसी के कैडेट हैं तो आज भी अगर आप किसी भी फोर्स में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको विशेष आरक्षण मिलता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसके ऊपर 2.20 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, मतलब कहने का 2 करोड़ 20 लाख रुपए की पेनाल्टी कौन से बैंक के ऊपर लगाई है? ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एनपीए नॉर्म्स हैं इनका वायलेशन किया है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बेसिस पर बैंकों को जो अपना डेटा मेंटेन करना होता है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने वो डेटा मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से आरबीआई के द्वारा इनके ऊपर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई। और इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ हैं इस टाइम पे अजय कुमार श्रीवास्तव, ए के श्रीवास्तव। आरबीआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी 34 एक्ट के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इस साल 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर भी हैं शक्तिकांत दास। ये कौन सी दो संस्था हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खोलने के लिए? तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना करी जाएगी और इसके लिए एक तो एनटीपीसी है और साथ में यूपी आरवी यूएनएल। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर संस्था है ये उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली पहुंचाने का काम करती है। तो इन्होंने एनटीपीसी के साथ पैक्ट साइन किया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। तो उत्तर प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना करी जाएगी, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था एक नया टाइगर रिजर्व खोलने का? तो यूपी में एक नया टाइगर रिजर्व कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। और चित्रकूट में जो ये टाइगर रिजर्व खोला गया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही ये टाइगर रिजर्व खुला है। ये कौन सी संस्था है जिसके अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है? तो आयुष्मान खुराना स्पेशल ओलंपिक्स भारत के नए गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जो स्पेशल ओलंपिक्स हैं, अगर बात करी जाए तो इस साल वर्ल्ड समर गेम्स इसके आयोजित किए जा रहे हैं और इनका शुभारंभ 17 जून से होने जा रहा है और ये 25 जून तक चलेंगे। इस बार के जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका वेन्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में आयोजित किए जा रहे हैं। जर्मनी में इस टाइम पे चांसलर हैं ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। भारत की तरफ से इस बार स्पेशल ओलंपिक्स विंटर समर गेम्स में टोटल अगर बात करें तो 198 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और 57 कोच भारत की तरफ से जा रहे हैं इन खिलाड़ियों के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि भारत की तरफ से कितने मेडल आते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने दीजिए, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। याद रखिएगा, परसों के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब डब्ल्यूएमओ के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसका चुनाव किया गया है? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अब्दुल्ला अल मंदोस। क्या नाम है? अब्दुल्ला अल मंदोस। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये यूनाइटेड अरब अमीरात से बिलोंग करते हैं और ये यूएई में मेट्रोलॉजिस्ट हैं, एक बेसिकली सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं। मतलब कहने का कि वेदर से रिलेटेड इनको काफ़ी जानकारी है और इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट के रूप में अब इनको अपॉइंट किया गया है। अगले 4 साल तक ये इस पोस्ट पर रहेंगे। 2023 से लेकर 27 तक का इनका कार्यकाल हो। और इस बार डब्ल्यूएमओ की कौन सी कांग्रेस आयोजित करी जा रही है? इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा वर्ष है जिस साल में यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को होस्ट किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
मतलब प्रकृति को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान की ये जो मीटिंग है, जो कांग्रेस है, इसको होस्ट कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात साल 2025 में। और 2025 में ये जो पूरा कांग्रेस होगा या आप बोल सकते हो सेशन होगा, ये 10 अक्टूबर से शुरू होगा और ये चलेगा 21 अक्टूबर तक। तो अभी से ये फैसला हो चुका है कि यूएई इस बार इसको होस्ट करेगा। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड। ग्लैंड शहर कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में। अभी हाल ही में UWW रैंकिंग सीरीज इवेंट 2023 में कितने भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं? तो टोटल 4 भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मेडल जीते हैं। यहाँ पर UWW का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है यूनिवर्सल विमेन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो अगर बात करी जाए केवल महिलाओं की, तो 3 महिलाएं हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। कौन कौन से? एक तो भारत की है मनीषा, इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा रितिका है, रितिका ने सिल्वर जीता है यहाँ पर। और इसके अलावा तीसरी है सरिता, सरिता ने यहाँ पर ब्रोंज जीता है। तो ये तो 3 महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। इसके अलावा एक पुरुष खिलाड़ी भी है जिनका नाम है मंजीत, मंजीत ने ब्रोंज जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 4। अगर महिलाओं में बात करें तो 3 मेडल जीते गए हैं इस बार। और ये जो इवेंट है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये बिश्केक में आयोजित किया गया है। बिश्केक कहाँ की कैपिटल है? क्या बता सकते हो? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि मैं आपको करेंसी एंड कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब बताता रहता हूँ। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वर्ल्ड बाइसिकल डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो यह दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों में अवेयरनेस हो साइकिल को लेकर। साइकिल एक ऐसा संसाधन है कि जिसको यूज करने से हम पेट्रोलियम को भी बचाते हैं, पर्यावरण को भी बचाते हैं और अपनी हेल्थ को भी बचाते हैं और पैसे को भी बचाते हैं। मतलब चारों तरफ बचत ही बचत है। आपकी हेल्थ भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। और इस बार की इसकी थीम है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड बाइसिकल डे की स्थापना साल 2018 में करी गई थी। तब से लेकर आज तक ये दिवस मनाया जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है? पहले तो ये स्टेट था, अभी हाल फिलहाल में जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है, तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन में आप मेरा लाइव बैच फॉलो कर सकते हो। ये बैच आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों का आपके पास ऑप्शन है। जैसे ही आप इस बैच के लिए एनरोल करते हो, तो आपको एक ही बार में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। इसके अलावा वन लाइनर की मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं। स्टैटिक जीके की मैगजीन अपलोड हो चुकी है एग्जाम इंजन में, आप उसको भी वहां से ले सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए वो कार्यरत है। 40 से ज्यादा टॉपिक उस स्टैटिक जीके मैगजीन में बहुत ही मेहनत और शिद्दत से मैंने बनाए हैं, जहां से आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे 100%। तो एक बार एग्जाम इंजन पे जाके स्टैटिक जीके की मैगजीन को आप जरूर लेना ना भूलें। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।